अपठित गद्यांश और दिया हुआ है या बोध शक्ति, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले शब्द दिखा है हमारे सामने अपठित। तो अपठित का अर्थ क्या होता है? अपठित का अर्थ हो गया जो पहले से पढ़ा हुआ नहीं है। तो जब ये गद्यांश आपके आते हैं तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए क्या है? अपठित है, यानी पहले से पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसे रखते क्यों हैं? जो पहले से पढ़ाई हुआ नहीं है तो इसको रखते क्यों हैं? तो ये इसलिए रखा जाता है कि इससे ना विद्यार्थी की जो बुद्धि है उसको चेक किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है बौद्ध शक्ति। बौद्ध मतलब समझना। तो समझने की शक्ति कि अचानक से कोई अनजान चीज आपके सामने आ जाए तो आप उसको कैसे समझोगे, तो वही आपका बौद्ध शक्ति होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। दिया है किसी दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पाठक द्वारा प्रतिपाद्य विषय मतलब जो उसके अंदर विषय दिया हुआ है, केंद्रित विषय, तथा गद्यांश में निहित मूल अर्थ को समझना ही बौद्ध शक्ति कहलाता है। यानी हमें कोई भी जो पैराग्राफ हमारे सामने दे दिया है उस पैराग्राफ को पढ़कर उसमें वो कहना क्या चाहता है इस बात को समझना ही क्या कहलाता है? बौद्ध शक्ति कहलाता है। और ये बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए ये समान है, सबके लिए ही अपठित है। दूसरा, इसे समझना अगर आपको आ गया तो इससे निश्चित हो जाता है कि हाँ, आपके दिमाग कहते हैं ना, आपको समझने की शक्ति है, यानी बुद्धि है आपके अंदर। तो इसे करने का तरीका होता है किस तरह से इसको करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो कुछ पॉइंट हैं ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं गद्यांश से संबंधित पॉइंट अगर आके कि गद्यांश से संबंधित पॉइंट सही है या नहीं है, ये इस तरह से करके कि जो दिया गया गद्यांश होता है उसका स्तर, विचार, भाषा, शैली आदि प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा के स्तर के अनुरूप होता है। इस पंक्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो गद्यांश का स्तर होगा, जैसे आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें दिया गया है कि यह इंटरमीडिएट तक का होगा या ये हाई स्कूल तक का होगा, तो जिस स्तर का आपको दिया गया होगा उसी स्तर का यहाँ पर गद्यांश होता है। अब गद्यांश तो यूपीएससी में भी आता है, तो यूपीएससी का गद्यांश उसका लेवल अलग होगा क्योंकि वहाँ पे समझने की शक्ति कुछ और लेवल की चाहिए। आपकी परीक्षा में जैसे यूपी कांस्टेबल के लिए या यूपी एसआई के लिए या यूपी ट्रिपल एससी वाली जो परीक्षा है उनके लिए आप कर रहे हो तो उनका स्तर हाई स्कूल तक होता है या इंटरमीडिएट तक होता है, तो वहाँ का ही उसी के अनुरूप होगा ये। दूसरा पॉइंट कहता है कि दिया गया अवतरण का मतलब गद्यांश ही होता है, अपठित होता है, अर्थात परीक्षार्थी जिसके संदर्भ, वर्णित विषय, लेखक के नाम आदि से औपचारिक रूप से परिचित नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो गद्यांश दिया हुआ है ये पंक्तियां कहाँ से आई हैं, किसकी लिखी हैं, किस विषय में ये बात की जा रही है, इन सारी चीज़ों से परीक्षक ये मानकर चलता है कि विद्यार्थी को ये पता ही नहीं है। वो बात भले है कि आपने वो प्रैक्टिस में कोई गद्यांश किया हो, आपको पहले से ही पता हो उसके बारे में, वो अलग चीज़ है, लेकिन परीक्षक यही मान के चलता है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आगे दिया अवतरण से ही संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए होते हैं तथा प्रत्येक के 4 या 5 विकल्प उत्तर सुझाए गए होते हैं। परीक्षार्थी को इनमें से सही उत्तर चुनकर उसे निर्देशानुसार चिन्हित करना होता है। अब यहाँ पे होता है कि गद्यांश दिया है, गद्यांश में से कोई प्रश्न बना दिया और उसी के 4 उत्तर उसको दे दिए और फिर उनमें से ही आपको चुनना होता है। अब देखो, जो गद्यांश होता है, अगर आपको केवल प्रश्न दिया जाए और प्रश्न के अनुसार आपको गद्यांश में से पढ़ के कोई उत्तर आपको देना होगा, तो उसमें अगर मान लो 2 अंक का आपको वो लिखने के लिए दिया है तो आपको 2 अंक नहीं मिलेंगे तो 1.5 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा। लेकिन विकल्प वाले में समस्या ये होती है कि इसमें से उत्तर जो है वो कोई एक ही है। अगर आपने वो एक सही कर लिया तो आपका अंक मिल जाएगा और नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है। आपको गद्यांश को बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो प्रश्न दिया है उसे अच्छी तरह से समझना है, और जो विकल्प हैं
विकल्प को आपको एकदम से प्रश्न पढ़ के एकदम आंसर नहीं लगाना, चारों विकल्प पर विचार करना है, कौन सा विकल्प किस कारण से नहीं हो सकता ये कहते हुए से काट देना है, और जो आपका बचता है यानी सबसे अच्छा होगा वही विकल्प आपको चुनना होता है। तो जो समस्या छात्रों को आती है यहाँ पर गद्यांश में, वो यही आती है कि चारों विकल्प एक जैसे लगते हैं कई बार, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब उनमें से आपको सटीक चुनना है, तो आपको अपना दिमाग वहाँ दौड़ाना पड़ता है। इसी वजह से थोड़ा सा गद्यांश हमारा कुछ कुछ प्रश्न के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तरीका कि किस तरह से होता है। अब सबसे पहले देखते हैं गद्यांश को हल करने की विधि हमारी क्या होगी। प्रथम चरण में अवतरण को शीघ्रता से किंतु ध्यानपूर्वक पढ़कर विषय वस्तु का केंद्र भाव जानने की कोशिश करते हैं। विषय वस्तु का केंद्र भाव का मतलब जैसे जो गद्यांश दिया हुआ है वो गद्यांश किस विषय पर बात कर रहा है हमें ये जानना है, यानी उसका मुख्य बिंदु जो है वो क्या है। अब मुख्य बिंदु हमें पता चल जाएगा तो हमें शीर्षक बताने में मदद होती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि दूसरे चरण में अनुच्छेद को धीरे धीरे एवं पूर्ण मनोयोग से नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। इसका कहने का मतलब है कि पहले तो आप अवतरण को जल्दी से पढ़ लो, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रश्नों को पढ़ो, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर आराम से दोबारा उस गद्यांश को पढ़ो, और जहां आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर इस लाइन में हो सकता है उसको रेखांकित कर दो। फिर तीसरे चरण में जो प्रश्न है उनको पढ़ते हुए उसका जो सटीक उत्तर हो सकता है उसको चिन्हित कर दो। तो ये जो पॉइंट, ये जो तरीका आपको दिया है, ये तरीका वो दिया है जब आपके पास पर्याप्त समय है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं अक्सर ही ऐसा होता है कि आपको परीक्षा में समय ही नहीं मिलता गद्यांश को 2 बार पढ़ने का। तो ऐसी स्थिति में जो पॉइंट नंबर 1 है उसको छोड़ दो। आप सबसे पहले गद्यांश देखो और गद्यांश देखते ही गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ो कि ये प्रश्न क्या कर रहा है, और प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर गद्यांश पढ़ना शुरू करो। तो यानी एक स्टेप आप उसमें छोड़ सकते हो, तो इससे आपको मदद मिलेगी जल्दी प्रश्न हल करने में। ठीक है, जो ध्यान रखना है वो आपको यहाँ सबसे पहला पॉइंट, उत्तर अवतरण पर ही आधारित हो, अपनी ओर से कुछ ना जोड़ें। कहने का मतलब है ये सब्जेक्टिव वाले छात्रों के लिए है जिनको लेखन में उत्तर देना होता है, कि जो अवतरण में दिया है यानी जो गद्यांश में दिया हुआ है आपको बस उसी पर ध्यान देना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना कि अपने मन से आप कुछ लिख दें। और ख, ये विकल्प वाले छात्रों के लिए है कि प्रत्येक विकल्प पर विचार करके देखें कि उनमें से किसके अर्थ की संगत संबंधित प्रश्न से सही बैठती है। यानी ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न पढ़ा और एक ही विकल्प पहला ही आपको दिखा, लगा यही तो उत्तर है और वही लगा दिया, बाकी 3 नहीं देखे। ठीक है, तो प्रत्येक विकल्प पर आपको विचार करना है कि यह हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और यह नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है गद्यांश को। अब चाहे ये गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, करने का तरीका वही है। अब हम देखते हैं कि करते कैसे हैं असल में। तो उदाहरण लेते हैं, एक गद्यांश हमारे सामने दिया हुआ है। हमें सबसे पहले जब गद्यांश पढ़ना होता है तो देखो हमारे पास पर्याप्त समय है, तो मैं आपको यहाँ पे एकदम पहले से ही पढ़ते हुए कि हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश को समझते हुए आपको बताऊंगे। गद्यांश में कुछ नहीं होता, आपको जो समझना है, जो फोकस करना है, वो किन चीज़ों पे फोकस करना है ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लो दिया है विकल्प, ये हमारा गद्यांश है, विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कल्पवृक्ष है जो स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में उपस्थित हो गया है। अब ये जो हमारी पंक्ति है, ये पंक्ति आपको क्या सिखाती है? क्या आपके मन में विचार आया कि इसने क्या कहा? ये कह रहा है कि विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कल्पवृक्ष है जो स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में उपस्थित हो गया है। तो यहाँ जो ये कहा है ना, यहाँ से एक प्रकार का कल्पवृक्ष, ये एक काल्पनिक बात है, ये वास्तविक नहीं है। इसे जो यहाँ पे लेखक है वो बता रहा है कि लगता है कि ऐसा, कि जो विद्युत है, जो बिजली है, वो मानो कि एक कल्प वृक्ष हो जो स्वर्ग से आकर पृथ्वी में आ गया है। तो ये उसकी क्या कल्पना है, ऐसा कोई वास्तविकता नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है, जरा बटन दबा कि सारा नगर विद्युत की विशुद्ध निर्मल ज्योत्सना में निर्मग्न हो गया। अब देखो गद्यांश ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पे दिया है निर्मग्न, ज्योत्सना,
निर्मल, विशुद्ध, ये जो शब्द है इन्हीं का अर्थ आपको समझ के इसका भाव समझना है। तो कह रहा है कि जरा बटन दबा, यानी जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो बटन दबाते ही सारा नगर विद्युत से जो उत्पन्न रोशनी है, ठीक है, ज्योत्सना का मतलब यहाँ चांदनी से, उजाला से हो जाएगा, कि जो विद्युत से जो उत्पन्न रोशनी होती है उसमें निर्मग्न हो जाता है, मतलब डूब जाता है, ठीक है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। इसका कहने का मतलब यह है। आगे कह रहा है कि तमसो माँ ज्योतिर्गम्य की प्रार्थना भगवान ने न सही पर विज्ञान देवता ने तो स्वीकार कर ली है। अब इस तमसो माँ ज्योतिर्गम्य का मतलब क्या है? तम सो, तम माने अंधकार, सो माने के समान, जो अंधकार के समान है अज्ञान। माँ ज्योतिर्गम्य यानी हे ईश्वर, जो अंधेरे के समान अज्ञान है उसको ज्ञान रूपी ज्योति से प्रकाशित कर दो, ये मंत्र ये कहता है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो प्रार्थना थी ये भगवान ने तो नहीं सुनी, लेकिन विज्ञान देवता ने सुन ली। अब विज्ञान देवता ने किस आधार पे सुन ली? कि अंधकार को क्या कर दिया? प्रकाशमय कर दिया, ठीक है, बिजली के माध्यम से। इतना ही नहीं, विद्युत शक्ति आपकी क्रीदासी बनकर आपकी सेवा में सतत तत्पर रहती है। क्रीदासी का मतलब क्या होता है? क्रीदासी का मतलब होता है कि जो वैसा नौकर, वैसा सेवक जो आपकी किसी बात का जवाब ना दे, आप उसे जो करने के लिए बोलें, सही है सही, गलत है गलत, तो वो बस करेगा ही, मतलब उसे आपकी आज्ञा माननी ही है, तो उसे क्रीदासी कहते हैं। तो अब ये विद्युत है, आप अगर इसे कहें, जैसे मान लो आप किसी में भी तार लगा के अब लाइट जलाते हैं, बल्ब में जलाएंगे तो बल्ब को जला देगा, फैन में चलाएंगे तो फैन चला देगा। अगर किसी आदमी के हाथ में तार पकड़ के चला दिया तो आदमी को भी चला देगा, वो भले ही वो मर जाए, है ना, तो लेकिन ये नहीं रोकेगा कि अरे ये तो मर जाएगा, नहीं, कुछ बोलेगी ही नहीं। तो वही मतलब ऐसा नौकर जो कभी किसी बात का जवाब ना दे, आप सही करवाएं सही, गलत करवाएं गलत, ठीक है। तो क्रीदासी बनकर आपकी सेवा में सतत तत्पर रहती है। आपके हाथ के संकेत में विलंब हो सकता है, किंतु दासी को कार्य संपादन में कदापि देरी नहीं होगी। ये कह रहा है कि आप जितनी देर में स्विच ऑन ऑफ करेंगे ना, उतनी देरी हो सकती है, लेकिन ये जो काम करती है उसमें देरी नहीं होती। आगे कह रहा है कि यह दासी गर्मी में शीतलता प्रदान करती है तो सर्दी में आपको गर्मी देती है। पवन देव इसी के बल से आपके इच्छानुवर्ती बन गए हैं, मतलब जब आपका मन करता है तब आप हवा खा लेते हो, जब मन करता है तब बंद कर देते हो, ठीक है, जब चाहे तब हवा चला लेते हो। अग्निदेव अब आपके अनुचर हैं, जब चाहे तब अग्नि से, अब जैसे इतने सारे आपके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आ गए हैं जिनसे आप ना बनाते हैं, खाना बनाना है, माइक्रोवेव है और ये सारी चीज़ें, इतनी जब मन करे तब अग्निदेव जला के खाना बना लेते हो ना, या हीटर वगैरह भी चला दे, वहाँ भी अग्निदेव उत्पन्न हो जाते हैं ना। तो हाँ, इंडक्शन वगैरह भी है, ठीक है। जैसे विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गए हैं, यानी विद्युत से मनुष्य के चिर संचित मतलब जो बहुत लंबे समय से उसने अपने मन में सपनों को रखा हुआ था, वो क्या हो गए, अब साकार हो गए हैं। तो ये हमने पैराग्राफ पूरा पढ़ा। तो इस पैराग्राफ में आपको केंद्र बिंदु क्या समझ में आया? इसमें केंद्र बिंदु क्या है? विद्युत, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि इसमें विद्युत के बारे में बात हो रही है। अब हम इसके प्रश्न को करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रहा है कि अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। ऑप्शन ए है विद्युत शक्ति और पवन देव, ऑप्शन ख है विद्युत शक्ति की सर्वप्रधानता, ऑप्शन ग है मानव सेवा में विद्युत शक्ति, ऑप्शन घ है विद्युत शक्ति की महिमा। अब इसमें चारों लग रहे हैं एक जैसे, तो आप बताओ इसमें से सटीक क्या होगा? बताओ जल्दी से। विद्युत शक्ति की महिमा और सी मानव सेवा में विद्युत शक्ति, और बी, हाँ सब अलग अलग लगा दो, लेकिन ये बात नहीं ना एक ही सही होगा। बी कह रहे विद्युत शक्ति की सर्वप्रधानता। देखो ध्यान दो, आपने
केंद्रित करो अपना दिमाग उस पर, पैराग्राफ पर। पैराग्राफ क्या कह रहा है, हम यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले देखिए विद्युत शक्ति और पवन देव। पवन देव के बारे में खास बात नहीं हुई है तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है विद्युत शक्ति की सर्व प्रधानता, मानव सेवा में विद्युत शक्ति और विद्युत शक्ति की महिमा। तीन आपके सामने ये पॉइंट आ गए, इनमें से आपको चुनना है। तो आप पैराग्राफ में जो आपने पढ़ा है उस पर ध्यान दीजिए कि पैराग्राफ में आपने विद्युत शक्ति को नौकर कहा है कि विद्युत शक्ति क्या है, क्रीत दासी की तरह है। तो जो क्रीत दासी है तो दास की प्रधानता यानी सर्वप्रधानता कहीं नहीं होगी और दास की महिमा भी कहीं नहीं होती है। दास क्या है, सेवा में, ठीक है। तो मानव सेवा में विद्युत शक्ति, इसका जो सही टाइटल होगा, जो इसका सही शीर्षक होगा, मानव सेवा में विद्युत शक्ति। इस तरह से आपको पहचानना है, क्योंकि उसमें एक लाइन कह दी कि जो ये है ये क्रीत दासी की तरह है। तो क्रीत दासी यानी नौकर बता दिया, और नौकर बता दिया तो नौकर सेवा ही करेगा, ठीक है। चलो आगे दिया है नंबर 2, पूरे अवतरण का सारांश यदि एक वाक्य में कहना चाहें तो वह होगा, क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए क्रीत दासी की तरह है। विद्युत शक्ति के रूप में मनुष्य ने देवता को पा लिया है। मनुष्य को विद्युत शक्ति के रूप में कल्प वृक्ष की प्राप्ति हुई है। विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए पवन देव, अग्निदेव सब कुछ है। बताओ क्या होगा। ए देखो यहाँ पे हम देखें जो इसका घ है कि विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए पवन देव, अग्निदेव सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि पवन देव, अग्निदेव सब कुछ हो गया, तो ये कट जाएगा। मनुष्य को विद्युत शक्ति के रूप में कल्प वृक्ष की प्राप्ति हुई है। अब आधे छात्र ये सोचेंगे कि ऊपर लाइन में तो दे रखा है कि कल्प वृक्ष है ऐसे, तो कल्प वृक्ष क्या है आपको ये पता होना चाहिए। कल्प वृक्ष का मतलब है कि आप जो इच्छा उससे जाहिर करो वो इच्छा वो पूरी करे। तो बिजली आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो आप कहते कि चल मेरी सरकारी जॉब लग जाए, लग जाती है ना, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए कल्प वृक्ष की प्राप्ति हुई है, ये हम नहीं कहेंगे, इस तरह से नहीं होगा। विद्युत शक्ति के रूप में मनुष्य ने देवता को पा लिया है, नहीं, देवता नहीं है, वो दानव का भी काम कर सकता है कभी कभी, है ना, तो इसलिए नहीं है। तो इसका जो ए ही ऑप्शन है, यानी एक सार में कहें विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए क्रीत दासी की तरह है। मतलब ये है कि हम जो चीज उससे करवाना चाहें, यानी जो अपनी मर्जी से, तो वो करेगी, मना नहीं कहेगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, पहले वाक्य में विद्युत शक्ति को कल्प वृक्ष क्यों कहा गया है। क्योंकि वह मनुष्य के सभी सपने पूरे करती है। उसने मृत्युलोक को स्वर्गलोक में बदल दिया है। क्योंकि बटन दबाते ही तुरंत चारों ओर अवलोक का प्रसार हो जाता है, या क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सुख सुविधा के अनेक कार्य संपन्न कर सकता है। तो बहुत आसान है, इसमें जो घ है क्योंकि, इसलिए उसको कल्प वृक्ष कहा गया है, क्योंकि मनुष्य उससे अपनी सुख सुविधा के अनेक कार्य संपन्न कर सकता है, ठीक है। नंबर 4 कहता है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य उक्ति में तमसो का अर्थ है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अंधकार, ऑप्शन दिया है अंधकार रूपी अज्ञान, ऑप्शन दिया है ज्ञान का अंधकार, ऑप्शन दिया है रात्रि का अंधकार। तो तमसो का अर्थ क्या हो, तम माने अंधकार, सो माने के समान, तो जो अंधकार के समान है, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए, अंधकार के समान हो। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया अंधकार, तो केवल अंधकार नहीं होगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है अंधकार रूपी अज्ञान, तो ये ज्यादा सटीक है ना, या तो हम कहें कि अंधकार के समान अज्ञान या अंधकार रूपी अज्ञान, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 कह रहा है कि अंतिम वाक्य का आशय है। अंतिम वाक्य क्या है, अंतिम वाक्य पढ़ो। अंतिम वाक्य कहता है कि विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गए हैं। अब ये इसका आशय पूछ रहा है, क्या है इसका आशय। मनुष्य का सपना साकार हो गया है, मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया है, अब मनुष्य को कुछ चाहने को शेष नहीं है। तो अंतिम वाक्य का आशय क्या है। देखो
कह रहा है कि मनुष्य का सपना साकार हो गया है, तो एक सपना नहीं है उसका, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि उसका सपना साकार हो गया, एक सपना नहीं है, मनुष्य के तो बहुत सारे सपने हैं। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तो ये कभी नहीं हो सकती, मर के भी नहीं हो सकती इसकी इच्छाएं पूरी। तो कोई ना, एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी आ जाएगी। अब मनुष्य को कुछ चाहने को शेष नहीं रहा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मर के भी चाहत रहती है कि स्वर्ग मिल जाए, है ना, हाँ, वैकुंठ मिल जाए। मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी मनचाहा अनुचर मिल गया है, जब चाहे तब वो कुछ भी काम उससे करवा सकता है, उसके माध्यम से जो उससे हो सकता है, ठीक है। अब देखो, तो इसी तरह से आपको, अब जैसे अगर आपको गद्यांश को समझना है, यानी यहाँ पे बता रहा है कि आपको सबसे पहले गद्यांश को समझना है, तो जब आप गद्यांश को समझते हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा गद्यांश करते हैं। चलो देखो, इसे समझना, हम पढ़ रहे हैं गद्यांश को। तो पंक्ति कहती है कि जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है, इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है। किंतु स्थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है, यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है, खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड़ प्यार करते हैं, परिवार जन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं, नित्य नए मित्र बनते हैं, छेड़छाड़ चलती है, कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत मार पीट हाथापाई तक आ जाती है, परंतु सारा द्वेष, समस्त क्रोध, सारी कड़वाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है। आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठ मीठी मीठी बातें करने का दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, लुभावना और सुहावना होता है। ठीक है, तो आपको अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे, स्कूल टाइम के, जब ये दिए हैं। हालांकि देखें तो इस तरह का जो मतलब जीवन है, लड़के बहुत आसानी से जी पाते हैं, लड़कियों को तो मौका भी नहीं मिलता है तो खेलने और इन सारी चीज़ों में। खैर, लेकिन फिर भी विद्यार्थी जीवन के समय में ये होता है, खास करके ये चीज़ आपको स्कूल और कॉलेज के दिनों में मिलती है ना। तो चलो इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है, प्रस्तुत अंश में जोर दिया जाता है, किस चीज पर जोर दिया गया है? स्कूली शिक्षा पर, चरित्र निर्माण पर, अनुशासन पर, विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर। विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी काल जो होता है वहाँ पर मनुष्य के अंदर छल कपट नहीं होता, एक दूसरे के साथ सहयोग करना होता है, तो इसीलिए उसी मानसिकता को यहाँ दिखाया गया है। विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि यह अल्पकालिक है, प्रत्येक इच्छा माता पिता द्वारा पूरी की जाती है, परिवार, विद्यालय एवं मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है, किसी प्रकार के अनुशासन की अपेक्षा नहीं होती। इसका घ देखें, किसी प्रकार के अनुशासन की अपेक्षा नहीं होती, तो ऐसा नहीं है अनुशासन रखने के लिए फिर लाठा भी बाजता रहता है ना। प्रत्येक इच्छा माता पिता द्वारा पूरी की जाती है, बिल्कुल नहीं, हम लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं हुई। आज के बच्चे हैं ऐसे, उनकी जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन हमने तो अगर कोई इच्छा जताई भी तो डंडा ही मिलता था, है ना। अल्पकालिक है इसलिए नहीं। परिवार, विद्यालय एवं मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है, मतलब सब जगह आत्मीय यानी मन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यह जीवन जो है मोहक लगता है। विद्यार्थी जीवन का आपसी झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण है मन की सरल निष्कपट भावना, अकेले रह जाने का आतंक, बचपन से ही अनुशासन सिखाया जाता है, अध्यापक द्वारा दंडित किए जाने का भय। लड़ाई झगड़ा क्यों खत्म हो जाता है जल्दी? मन की सरल निष्कपट भावना, नहीं तो अध्यापक द्वारा दंड दिए जाने का भय किसको होता है? किसी को नहीं। आज पिटेंगे, कल को एक नई शैतानी करेंगे ना। बचपन से अनुशासन सिखाया जाता है, सीखता कौन है? सिखाते तो हैं लेकिन सीखता कौन है?
अकेले रह जाने का आतंक, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अकेलापन क्या होता है, बच्चों से पूछो, कुछ नहीं होता उनके लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। मनुष्य सदैव विद्यार्थी है क्योंकि वह बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करना चाहता है, उसका अहंकार शांत होता है, वह ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है, वह सदैव नया सीखने की इच्छा रखता है। वह सदैव नया सीखने की इच्छा रखता है, इसलिए वह विद्यार्थी है सदैव। अबोध शब्द का अभिप्राय है मोहक, सरल, उत्साहित, प्रसन्न। अबोध शब्द का अर्थ होता है मासूम, कहते हैं ना बड़ा ही अबोध है, मासूम। अब यहाँ पे इन चारों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मासूम से अर्थ आएगा, सरल। कहते हैं ना अरे ये तो बड़ा ही सरल है, बहुत सीधा है, मासूम है ना। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, ख हो जाएगा, अबोध का अर्थ, ठीक है, सरल। तो देखो ये आपने गद्यांश देखा यहाँ पर, जो हमारे गद्यांश दिया हुआ है, तो इससे आप आसानी से कर सकते हो जब भी आपसे अगर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन्हें अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो गद्यांश करना बहुत आसान है। कब आसान है, जब आप हर दिन एक गद्यांश अगर पढ़ रहे हैं, समझ गए। एक गद्यांश पढ़ रहे हैं अगर आप, चाहे उसका प्रश्न करें ना करें, लेकिन हर दिन एक गद्यांश को उठा के केवल पढ़ लें। जब आप इस तरह से करते हैं तो ये चीज़ होती है आपकी समझ, कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उनका अभ्यास करना। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम एक गद्यांश हर रोज हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, ठीक है, हिंदी का न्यूज़पेपर, उसमें एडिटोरियल आता है एक पेपर पे, और न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। अगर राष्ट्रीय संस्करण पढ़ रहे हो आप दैनिक जागरण का, दिल्ली में ही मिलता है वो, तो आप उसको आप पढ़ लीजिए, वो तो पूरा पढ़ लीजिए। बाकी और जो पेपर आते हैं, अमर उजाला या दैनिक जागरण या और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें रंगारंग कार्यक्रम बहुत ज़्यादा रहता है इधर उधर से, तो वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, पढ़ना है एडिटोरियल वाला, ठीक है, जहाँ पे लोग लेख लिखते हैं अपने। तो वो उन्होंने जो लेख लिखा होता है बस आप उसको पढ़ लो, और डेली की आपका कुछ नहीं है, बस न्यूज़पेपर उठाओ और एक लेख पढ़ लो। अब उस लेख को पढ़ोगे, उससे आपका डबल फायदा होगा। एक तो आपको गद्यांश समझने की समझ बन जाएगी, दूसरा जो आसपास आप जैसे दूसरों के विचारों में कभी कभी बह जाते हैं और गलत चीज़ सोच जाते हैं, तो वो जो एडिटोरियल होता है वो एक तरह से निष्पक्ष होता है। वो उसमें अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों को बता रहा होता है कि कोई भी काम, मान लो सरकारी कोई घटना घटी, तो उस पर ऐसे तबका बढ़ जाता है, एक तरफ उसके समर्थन में, एक तरफ उसके विरोध में। लेकिन जो एडिटोरियल आते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि वो समर्थन वाले कि इसका समर्थन क्यों करना चाहिए और इसका विरोध क्यों करना चाहिए, तो वो दोनों चीज़ बताते हैं। अब जब दोनों चीज़ होती है तो आपके पास ना एक सोच बन जाती है कि ज़्यादा बेहतर क्या है, हम इसका विरोध करें कि इसका समर्थन करें, तो इससे आपकी अपनी सोच बनती है। तो इसलिए एडिटोरियल वाली चीज़ों को पढ़ा करो, ठीक है, उससे आपकी समझ बनेगी और आपका गद्यांश, जो आपका अपठित गद्यांश होता है, इसे करने में भी मदद मिलेगी। अब इसी तरह से हम इसका पद्यांश देखते हैं। पद्यांश जो आता है उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। 2016 में जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हुई थी उसमें पद्यांश आया था। उसके बाद 2018 में जो हुई थी उसमें गद्यांश आया था केवल। तो जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी वाली जो परीक्षा होती है उनमें कभी गद्यांश कभी पद्यांश दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों को समझना है, कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि गद्यांश से ज़्यादा सरल हो जाता है पद्यांश। अगर पद्यांश आपकी परीक्षा में दे दिया जाए तो आप ज़्यादा आसानी से पहचान लेंगे। अपठित पद्यांश का मतलब भी वही है, ये पहले से पढ़ा नहीं गया है, आपको इस पंक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, किसके बारे में लिखी गई है, किसने लिखी है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। इसमें रस छंद अलंकार क्या होने वाले हैं, हमें इनके बारे में भी कुछ नहीं पता होता। कैसे करना है वैसे ही करना है जैसे हम गद्यांश कर रहे हैं, हम सीधा सीधा अभ्यास करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहली पंक्ति हमको यहाँ पर दी हुई है कि यहाँ कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पुष्प वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे।
परमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिले गावे किंतु राग रोने का आवे, भ्रमर करे गुंजार कथा कष्ट की कथा सुनावे। अब ये पंक्ति दी हुई है, हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, लेकिन इसका भाव आपको समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि यहाँ कोकिला, कोकिला मतलब कोयल, ठीक है, यहाँ कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते। कवि कह रहा है, कोई स्थान है, कह रहा है यहाँ पे कोयलें नहीं गा रही हैं, कोए शोर मचा रहे हैं। आगे कहता है काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। काले काले कीट उड़ रहे हैं जो किसके होने का भ्रम उपजा रहे हैं, भंवरे होने का भ्रम उपजा रहे हैं। आगे कहता है कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से। जो कलियां हैं वो भी आधी खिली हुई हैं और किससे मिल गई हैं, कुल मतलब परिवार, कंटक मतलब कांटे, तो कांटों के परिवार से मिल गई हैं। अब कांटों के परिवार से मिलना मतलब कि कलियां भी जो हैं वो कलियां नहीं लग रही हैं, क्या लग रही हैं, कांटे लग रही हैं। जैसे वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, वो पौधे वो फूल या तो सूख गए हैं या झुलस गए हैं, मुरझा गए हैं, ऐसा हो रहा है। तो अब जब आप पढ़ रहे हैं, अब अभी आप वही अर्थ ले रहे हैं जो ये अर्थ बता रहा है कि ऐसा, तो दिमाग में आएगा कि चीज़ें, मतलब हम अगर देखेंगे हमारे दिमाग में ये सेट है कि कह रहा है कि कोयल नहीं, यहाँ कोए शोर मचा रहे हैं, तो हमको पता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोआ ना हो, वहाँ कोयल ही है, लेकिन कवि उसको क्या दिखा रहा है, दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, यानी वहां पे भंवरे ही है। आखिर काले काले कीट फूलों के आसपास कौन से होते हैं, भंवरे ही तो होते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि भंवरे नहीं है, भंवरों का भ्रम उपजा रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं, आगे अगली पंक्ति में कहता है परमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, कि जो परमल उसमें आया ही नहीं है, वो पराग फूलों पर कैसा लग रहा है, दाग जैसा लग रहा है। फिर आगे कह रहा है हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। और अब कवि कहता है कि यह जो प्यारा बाग है यह खून से सना हुआ है। फिर आगे कहता है आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। तो ये पंक्ति हमको ना बिल्कुल क्लियर कर देती हैं कि अब माजरा क्या है। तो माजरा ये कह रहा है कि आओ प्रिय ऋतुराज, ऋतुराज किसको कहा गया है, बसंत को, ठीक है। और पहले ही कहा है कि हाँ यह प्यारा बाग, तो हमें समझ में आ गया कि कोई बाग है और उस बाग में बसंत ऋतु आ रही है। अब जब बसंत ऋतु आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कोयल कूकेगी, ठीक है, उसमें जो फूल हैं वो खिल जाएंगे, उन पर भंवरे गुनगुन करेंगे, सारी चीज़ें उनमें परमल और पराग ये सब भी आएंगे। जब फूल से फल बनने की क्रिया होगी तो सारी चीज़ होंगी। पर यहाँ पर ये जो पंक्ति कही है कि हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, इस पंक्ति ने हमें समझाया है कि इस बाग में कोई दुर्घटना हुई है, जिस वजह से जो कवि है वो क्या कर रहा है, शोक मना रहा है। और जब वो शोक मना रहा है तो उसके दिमाग में ना उल्टी चीजें चल रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो अगर किसी की शादी हो रही है और आपके दोस्त की शादी हो रही है और उसने लव मैरिज करी है और वो बहुत खुशियां मना रहा है, और अभी ऐसा हुआ है कि 2 दिन पहले आपका ब्रेकअप हो गया है और हमेशा के लिए टूट गया है, तो क्या आपके दिल में खुशी होगी? आपको लगेगा ये कहेगा इसकी क्यों हो रही है, और गुस्सा आएगा ये क्यों हो रहा है। वहां तो खुशियां हो रही हैं लेकिन आपके मन में तो क्या चल रहा है, रुदन चल रहा है। तो यही वैसी स्थिति है कवि के साथ हो रही है कि बाग में तो खुशियां आ रही हैं, बसंत आ रहा है, लेकिन शोक स्थान होने की वजह से जो कवि है वो रुदन कर रहा है, उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन क्योंकि ये तो ठहरी प्रकृति, काम जो होना है वो तो होगा ही, तो वो थक हार के कहता है कि आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना। वो कह रहा है कि ठीक है आओ, तुम आओगे ही, रुकोगे तो है नहीं, तो चलो धीरे से आना। फिर आगे बता रहा है कि क्या करना है, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, यानी हवा चलाना आप, लेकिन उसे धीमी गति से चलाना। दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना,
यहाँ जो दुख की आहें फैली हुई हैं इस वातावरण में, इन्हें मत ले जाना अपने साथ। फिर खुद ही स्वीकार करता है आगे, कोकिले गावे किंतु राग रोने का आवे। कोयलें गा रही हैं लेकिन मुझे कैसा लग रहा है, रोने का राग सुनाई दे रहा है। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। और जो भंवरे गुनगुन करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कष्ट की कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कोई बाग है, उस बाग में कोई घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, और उस चीज़ के बारे में अब क्योंकि हमारे लिए अपठित है तो हम नहीं जानते। अन्यथा हम ऐसे जानते हैं कि अच्छा ये बताओ, आप में से कौन सा छात्र है जो नहीं जाना है कि ये किस चीज़ की घटना है? कोई है अभी नहीं पता चला आपको? और कोई? बाकी सबको पता, आपको भी नहीं पता चला? ताज्जुब की बात है। जलियांवाला बाग के बारे में सुना है तो आपको याद नहीं आया? जलिया ये वही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न दिया है, कवि ऋतुराज से क्या प्रार्थना कर रहा है? ऑप्शन दिया है, दुख को उड़ाकर ले जाने की, शोर मचाने की, धीरे से आने की, शोक करने की। धीरे से आने की प्रार्थना कर रहा है। नंबर 2, कवि बाग में बसंत के धीरे से आने की प्रार्थना क्यों कर रहा है? यह शोक का स्थान है, यहाँ भंवरे रहते हैं, यहाँ कौवे शोर मचा रहे हैं, यहाँ ठंडी हवा चल रही है। यह शोक का स्थान है क्योंकि उसने खुद ही पंक्ति में ये स्वीकार किया है, ठीक है। नंबर 3, कवि बसंत से फूलों को लाने की प्रार्थना क्यों कर रहा है? श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए, बाग को सुंदर बनाने के लिए, बाग में सुगंध लाने के लिए, वातावरण को सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए। अब देखो, भले ही हमें से ये पंक्ति में उसने नहीं बोला है, लेकिन हमको इतना पता है कि ना तो उसने बाग को सुंदर बनाने की बात कही है, ना वातावरण को सुंदर बताने के लिए कहा है क्योंकि वो तो शौक ही मना रहा है, और ना बाग में सुगंध लाने की बात कर रहा है। तो फिर वो वहां पे फूलों को आने की प्रार्थना क्यों कर रहा है कि अब वो क्या कर सकता है, श्रद्धा भाव प्रकट कर सकता है उन लोगों के लिए जो लोग मरे हैं, ठीक है। आगे नंबर 4 प्रश्न कहता है, बाग खून से क्यों सना हुआ है? अब ऑप्शन दिया है, किसी की हत्या की गई है, अनेक लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया है, किसी पक्षी की हत्या हुई है, या उपर्युक्त सभी। तो देखो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर किसी पक्षी की हत्या होती तो कवि इतना बड़ा शोक नहीं मनाता, ठीक है। किसी भी जीव जंतु या पक्षी पे ये कटता है तो ये भी कट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ दिया है, किसी की हत्या की गई है या अनेक लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया है। तो जो वो जिस तरह से यानी प्रकृति को रोक रहा है कि बसंत ना आए, इस तरह की स्थिति वो तभी कर सकता है जब एक से अधिक लोगों की वहां पर निर्मम हत्या हुई होगी। तो यह भी कट जाता है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, अनेक लोगों को मृत्यु के घाट उतारा गया है। अगला पॉइंट आता है, काव्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक, उपर्युक्त नहीं है उपयुक्त शीर्षक है, ऊपर जो रहा है इसको काट लीजिए ना। काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है कौन सा? इसमें सही शीर्षक होगा ऋतुराज, जलियांवाला बाग में बसंत, प्यारा बसंत, या कवि की प्रार्थना। तो इसका टाइटल हो जाएगा जलियांवाला बाग में बसंत, ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। तो जलियांवाला बाग में पहली बार बसंत आ रहा है तो उसी को लेकर यहाँ पर कवि ने अपनी रचना रची है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे अगला उदाहरण हमारे सामने दिया है पद्यांश सेट दूसरा। पंक्ति कहती हैं, देखो ध्यान देना, आपकी परीक्षा के लिए तो आ ही रहा है लेकिन आपको जीवन में भी कुछ चीजें सिखाता है, तो इसे भी ध्यान देना पंक्ति पर। हंस लो दो क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह रह गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता है, जब सावन घन घिर आते हैं।
उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली गर वरना जीवन भर क्रंदन है। पंक्ति कहती है कि हंस लो दो क्षण। आपको अगर 2 पल के लिए भी, 2 क्षण के लिए भी खुशी मिली है तो हंस लो, वरना जीवन भर क्रंदन है। क्रंदन का मतलब है रोना, दुख दर्द है। कि जीवन में अगर 2 पल के लिए ही अगर खुशियां मिल रही है तो मन भर के हंस लेना चाहिए, वरना जीवन भर पूरा जो है वो क्या है, क्रंदन है। आगे कहता है कि किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग, कि वो ऐसे कहते हैं कि हाँ एक वक्त आएगा, हाँ एक वक्त आएगा तब हम हंसेंगे खेलेंगे कूदेंगे, अभी थोड़ा ऐसा ही है, जीवन में समस्या है, ये है, अभी नहीं करते हैं। मतलब और क्या रहेगा उनका जीवन अगर देखोगे तो पड़े हैं बिस्तर पे आराम से, मोबाइल में लगे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। और उनसे अगर कोई कहे चलो खुशियाँ मनाने, नहीं अभी मेरे थोड़े कष्ट के दिन हैं, बाद में हंसूंगा, जब कभी आएगा। वो जीवन कभी नहीं आएगा। आप हाँ, वो कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, वो कभी नहीं आएंगे। एक चीज तो आप जीवन में ये याद रख लेना कि आपकी सोच, आज आपकी सोच जो है वही आपका आने वाला भविष्य है। और आज आप जो हो, आपने जो कल अपने बारे में सोचा था उसी सोच का परिणाम हो। आपने अगर अपने आप को ऐसा सोचा होता ना, जब अब देखो अब सोच है आपकी कि हमें पढ़ना है, पढ़ के जॉब लेना है, तो अब ये एक तो दिमाग में सोच आ गई, और दूसरा क्या है, मोबाइल देख रहे हैं, अरे पढ़ूंगा, पढ़ के जॉब लूंगा, अरे पढ़ूंगा, अभी शॉर्ट वीडियो देख रहा हूँ। तो आपकी सोच और आपका कर्म दोनों मैच करना चाहिए। अब दोनों मैच करेगा तो उसके साथ आपका भविष्य बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं ना, कर्म हमारा कुछ है नहीं, बस सोच हाँ ठीक है करूंगा करूंगा करूंगा, उन सारी चीजें। तो उस तरह से जीवन कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसी बात को समझाया कवि ने, अगली लाइन में कहा है कि किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि एक दिन मेरा भी दिन आएगा, जरा बताओ तो सही इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में कि किसका जीवन ऐसा है, और ऐसे उदाहरण वो देगा कि जो कभी किसी का नुकसान नहीं करते, तो सदैव अपने पथ पर, अपने कर्म पर अग्रसर रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन में दुख आता है। वही कहता है कि सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए ऐसा कौन प्राणी है जिसने संघर्षों को जीत लिया हो कि भाई अब उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं आएगा। आगे कहता है खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। जो फूल एकदम से खिला हुआ है ना, ताजा एकदम, वो भी एक दिन क्या होता है, मुरझा जाता है। मलान का मतलब यहाँ मुरझाने से है, वो भी एक दिन क्या होता है, मुरझा जाता है। हंसता रोता चमन चमन है। चमन मतलब बगीचा, हंसने का मतलब बसंत ऋतु, रोने का मतलब पतझड़। जब जो बगीचा होता है उसमें भी बसंत का आना, पतझड़ का आना, ये सब क्या है, चलता रहता है। अगर मान लो कि जब बसंत आ रहा है, वो बगीचा ये कहे नहीं मैं अभी नहीं हंसूंगा क्योंकि कुछ दिन बाद फिर पतझड़ आ जाएगा, जब हंसूंगा जब पतझड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो कभी हो सकता है ऐसा? कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे कहता है कितने रोज चमकते तारे कितने रह रहे गिर जाते हैं। आप आसमान में देखते हो जो दिन रात तारे चमक रहे हैं, कितने तारे हैं जो चमक रहे हैं, और कितने ऐसे हैं तारे टूट के नष्ट हो जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। अब आप तारा ये सोच ले कि नहीं मुझे तो टूट के नष्ट हो जाना है, मैं तो चमकूंगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आगे कहता है हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर आते हैं। यानी हंसता हुआ चंद्रमा भी एक दिन छिप जाता है। पूर्णिमा की रात में भी कभी कभी घोर अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उस रात घने बादल हो, अगर बारिश हो रही हो, तो बादलों के बीच चंद्रमा छिप जाता है। जो चांदनी भरी रात थी वो भी क्या हो गई, अंधकार में हो गई। ठीक है, उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है। सूरज जो इतना प्रचंड तेज अपने अंदर रखता है, वह भी पूरी तरह से हमेशा नहीं बना रहता। 12 घंटे के लिए आता है, 12 घंटे के लिए छिप जाता है। मतलब उगता है ढलता है, उगता है ढलता है। तो उसके जीवन में भी चढ़ना और उतरना, यानी ऊंचा उठना और गिरना चलता रहता है।
तभी कवि कहता है हंस लो दो क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन है। तो जो आज और इस समय जो आपको वक्त मिला है और उस वक्त में अगर आप हंस सकते हैं तो हंस लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं, मान लो अगर यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, अब आप हंसना शुरू कर दे, कहते हैं भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस चीज की नहीं। वही कह रहा है अगर मौका मिल रहा है ना आपको कि हंसने का, कि अभी ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में खुशियां मना लेनी चाहिए, इसमें हंस लेना चाहिए, तो कर लेना चाहिए, वरना जीवन भर क्रंदन है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जन्मदिन को बड़ा उत्सव की तरह मनाते हैं। अगर जन्मदिन आ रहा होता है तो 1 महीने से गिनती शुरू हो जाती है, और फिर जब ख़त्म भी हो जाता है तो बाद में अब इतने दिन हो गए, मेरा जन्मदिन इतना अच्छा हुआ। ऐसे लोगों से ना सीख लेनी चाहिए कि वो उस जन्मदिन की पूंछ पकड़ के कितने दिन से खुश है और एकदम खुश है। और उनमें भी ऐसे लोग रहेंगे कि उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है, बस सब लोग विश कर दे, उसी में खुश हैं और कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई केक ही काटना है या ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग आप देखना कि ऐसे लोगों को जब देखेंगे तो कहेंगे क्या पागलपंती है इसकी, मतलब बच्चों जैसे करता है। अरे बच्चों जैसे आप ये सोचो कि वो उसके सहारे से कितना खुश है कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। अब उसे दुखी करने के लिए तो आप कह सकते हो कि तेरे को पता है कि मान लो वो कहे आज मैं 25 साल का हो गया पूरा, तो दुखी करने के लिए कह सकते हो कि ना जितने दिन तू जीने वाला था ना 25 साल खत्म हो गए, अब तो 25 साल ना हो गया, अब तेरे अगर तू 100 साल जीता ना तो अब 75 ही बचे हैं, तो 25 खत्म हो गए। लेकिन फिर भी जीवन में क्या है, ये होना चाहिए ना कि अब कोई भी छोटी सी खुशी आती है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा आजकल की हर चीज़ की एनिवर्सरी मनाते हैं, 1 महीने पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे, फिर साल भर में। मनाना चाहिए, अच्छी बात है, याद करना चाहिए, यानी जो चीज़ आपको खुशी दे सकती है ना उस चीज़ को याद करना चाहिए। लेकिन मनुष्य का आदत कैसे है मनुष्य की, वो खुशी को याद करके खुश नहीं होगा, लेकिन दुख को याद करके 50 बार दुखी हो लेगा, लेकिन कभी खुशी को नहीं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे सिखा रहा है कवि आपको कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन है। चलो बताओ, कवि 2 क्षण के लिए मिली खुशी पर हंसने के लिए क्या कहता है, क्योंकि खुशी में हंसना चाहिए। जीवन में खुशी काफी प्रयासों के बाद आती है, जीवन में दुखों की अधिकता है, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जीवन में दुखों की अधिकता है, इसलिए हंसने की बात कर रहा है। कह रहा है ना हंस लो 2 क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन है। तो क्रंदन का मतलब यहाँ पे है कि पूरा जीवन भर क्या है, दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा कहता है तारे और चांद के उदाहरण से कवि क्या कहना चाहता है, मतलब क्या बताना चाहता है। सुख सदा नहीं रहता, चांद तारे भी हंसते हैं, गिरना छिपना चलता रहता है, चांद तारे मौन रहते हैं। कह रहा है तारे और चांद के उदाहरण से कवि क्या सिखाना चाहता है, क्या कह रहा है ये, कितने रोज चमकते तारे कितने रह रहे गिर जाते हैं। तारे ने क्या बताया है कि गिरना चलता रहता है, और हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घर घिर आते हैं। तो कह रहा है कि गिरना और छिपना जीवन में चलता रहता है, ये सिखा रहा है, इस चीज को बता रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सुख सदा नहीं रहता। कौन कहता है कि सुख सदा नहीं रहता। देखो आपका जीने का तरीका है, अगर मैं आपसे कहूँ 1 गिलास पानी लेके आऊँ तो उसमें आधा गिलास पानी छोड़ दूँ, और मैं आपसे कहूँ कि अब अपना दृष्टिकोण बनाओ कि गिलास खाली है कि गिलास भरा हुआ है, तो जो जिसका दृष्टिकोण होगा वो वैसा उसके बारे में कहेगा। नकारात्मक थॉट क्या कहती है कि गिलास आधा खाली है, वो उस पर रोना रोएगा, आधा खाली है। सकारात्मक कहेगा कि गिलास आधा भरा है, मतलब आधा खाली है तो क्या हुआ, आधा तो भरा है। और अति सकारात्मक जिसे दुख और सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है गिलास पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। तो जीवन में कैसा होना चाहिए, अति सकारात्मक होना चाहिए कि आधा पानी से है आधा हवा से है। तो अब इसलिए हम नहीं कह सकते कि सदा सुख है जीवन। अब मान लो कि आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है कभी, अब बहुत ज्यादा दुखी है,
और रो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मर जाएंगे या ये हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति पर आप अपने मन को ये समझा सकते हैं कि गौर से देखो, ये जो कष्ट तुम्हारे जीवन में आया है ये किस लिए आया है, क्या सिखाना चाहता है ये कष्ट। या तो आप कमजोर हो, कहीं आपको मजबूती देना चाहता है, या आपने अपने जीवन में कोई ऐसी गलती की है जिसका परिणाम है ये दुख, या आने वाले भविष्य में आपका जीवन बहुत खुशहाल होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, ये दुख बस आपको तपा कर मजबूत बना रहा है। और जब आप अपने आप को ऐसे सोचेंगे और कहेंगे कि ये वक्त भी ढल जाएगा, तो आपको अपने आप ही सांत्वना मिल जाती है, फिर दुख भी नहीं रहता, आराम से हंस सकते हैं, जा सकते हैं घूमने के लिए बाग में, चिड़ियों के साथ चहचहाते हुए देखकर हंस सकते हैं, कोई रोक थोड़ी ना देगा, कोई मना कर देगा नहीं। तो यह आपकी सोच है, ठीक है, याद रखना जीवन में। चलो बताओ अगला, ये रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्न पर सही करते। अब ये बताओ, पंक्ति में कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? सारी पंक्ति क्लियर हैं, आराम से। तो उत्तर बताओ, कवि के अनुसार अपने आप उलझने पैदा कर फंसता है कौन? अनोखा जीव, आदमी, गगन का चांद या मनु? आदमी, ठीक है। नंबर 2, अनोखा जीव का समानार्थी है एक विशेष प्रकार का जानवर, उलझन पैदा करने वाला एक विशिष्ट शारीरिक संरचना या अद्भुत प्राणी। अरे अनोखा जीव जैसे बोलेंगे कि बड़ा ही अनोखा है, मतलब अद्भुत प्राणी है ना, विशेष व्यक्ति है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे दिया एक विशेष प्रकार का जानवर, तो ये नहीं कहेंगे, ठीक है। मनु को जन्म लेते और मरते किसने देखा है? चांद ने, सूरज ने, आदमी ने, भगवान ने? चांद ने, क्योंकि ये पंक्ति हमारी कह रही है रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, यानी कवि कहता है कि रात में गगन का चांद मुझसे कहने लगा कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, कि ये जो आदमी है ये कितना अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। अब आदमी जो कवि है वो रात में बेचैन था, बैठा था, तो तभी चांद ने हंस के उससे कहा। अब ये सारी चीजें जो बात करती हैं कवि से ही बात करती है, हम लोगों से बात नहीं कर सकती। तो कवि ने तभी कहा कि देखो कितना अजीब प्राणी है, बाकी और दुनिया के मतलब इस सृष्टि के सारे जीवों को देख लो, किसी जीव को आपने इस तरह से चिंता ग्रसित होते हुए नहीं देखा होगा। बस एक मनुष्य उलझने खुद बनाता है, फिर उनमें उलझता है, फिर बेचैन होता है, फिर ना सोता है ना जगता है, सारी टेंशन उसी को रहती है, और फिर बाद में कहता है क्या करूं, जिंदगी में इतनी टेंशन है। जानता है कि तू मैं कितना पुराना हूं, अब वो आगे बता रहा है तू मुझे जानता है मैं कितना पुराना हूं, मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते, मतलब जिसकी तू औलाद है ना, मनु की औलाद ही कहा जाता है ना मानव को, कि मैं मनु को भी जन्मते मरते देख चुका हूं, तो मैं तब से देख रहा हूं तेरे रंग ढंग कि तू किस तरह से है, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी, और तेरे जैसे पागलों को लाखों बार देख चुका हूं, चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते, कि मेरी चांदनी में बैठे रहते हैं और चिंता में सपने बुनते रहते हैं, इस तरह से। तो इस तरह के आपके पद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छे से समझ में आते हैं, बस आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल के ना हो, आधुनिक काल के, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम खड़ी बोली में है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो ये इकाई है ये साथ समाप्त हो जाती है। इसमें लास्ट आप सारे पढ़कर देख लेना। जैसे देखो इसमें आपने ये कविता पढ़ी होगी कभी, ये पढ़ी है कभी? बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बहुत पहले पढ़ी होगी, 5th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ी होगी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, पढ़ी है ये कविता? यह भी आई हुई है आपकी, देखिएगा, इनको पढ़ के अभ्यास करिएगा, ठीक है।
तो सारे यहाँ पे नीचे आपको इसके आंसर दिए हैं, जो पंक्ति जितनी दी है उसी तरह से जो आपके गद्यांश दिए हैं उनके भी आंसर नीचे दिए हुए हैं, उनका अभ्यास करके देखिएगा। जो आंसर आपको लगे कि मैंने लगाया ये गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, तो उसे मुझसे पूछ लेना। पर आज तक का रिकॉर्ड है, 1 या 2 छात्र को छोड़कर आज तक मुझे गद्यांश पद्यांश में किसी छात्र ने नहीं डाउट किया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या समझूं मैं इस चीज़ को कि बच्चे बहुत होशियार हो गए मेरे, या फिर पढ़ते ही नहीं हैं। तो खैर मैं तो पॉजिटिव ही लेके दूंगी, मेरे बच्चे बहुत होशियार हो गए ना, समझदार हो गए। तो ये इकाई आपकी यहाँ पे 7 समाप्त हो जाती है। अब जब आप सोमवार को आएंगे तो इकाई 8 लेकर आएंगे, ठीक है, इकाई 8। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम सोमवार को। मलान का अर्थ गंदा भी होता है, मलान का अर्थ दुख भी होता है, मलान का अर्थ मुरझाना भी होता है, उदास होना भी होता है, ठीक है, अलग अलग अर्थ आते हैं।